दोस्तों, इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध जितनी दूर से अच्छी दिखती है, उतनी ही नजदीक से देखने पर पेचीदा लगती है। माया नगरी की कहानी ही कुछ ऐसी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां उगते सूरज को सभी लोग सलाम करते हैं और ढलते सूरज को कोई देखता तक नहीं। वो शेर है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए, जो सुनने से पहले ही तड़प। ऐसा ही हुआ कुछ 80 के दशक के मशहूर एक्टर राजकिरण के साथ। कई लोग उन्हें नाम से नहीं पहचानते, लेकिन शायद आप लोग इस तस्वीर को देखकर जरूर पहचान जाएंगे। ये 80 के दशक के वो एक्टर हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा के हैंडसम और नर्म स्वभाव के दरिया दिल एक्टर के रूप में जाना जाता था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बॉलीवुड की दुनिया में जितना स्टारडम पाना मुश्किल है, उतना ही स्टारडम मिलने के बाद नाकामयाबी का सामना करना उससे बेहद ही कहीं मुश्किल है। हम जीत सकते नहीं, हम जीतेंगे। जिसने कभी उस दौर में एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी थी, लेकिन ये आज कहाँ है और क्या कर रहे हैं, जिनका पिछले 27 सालों से कुछ पता नहीं है। कहाँ जी रहे हैं गुमनामी की जिंदगी, या ये कहें कि जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। जिनकी तलाश आज भी न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव कर रहे हैं। आज हम आपको इस पेशकश में रूबरू कराएंगे इस अभिनेता के गुमनामी से भरे जीवन के बारे में कुछ अनकही दास्तां। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। कोई ये कैसे बताए कि वो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज की पेशकश में बात हो रही है 80 के दशक के मशहूर अभिनेता राजकिरण की, जिसने 80 के दशक में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। और वो सुपरहिट गाने तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, झुकी झुकी सी नजर जैसे बेहतरीन गाने राजकिरण पर ही फिल्माए गए थे। झुकी सी नजर बेकरार है। इनका पूरा नाम राजकिरण मेहतानी है। राजकिरण का जन्म 19 जून 1949 को एक सिंधी परिवार मुंबई में हुआ था। इनके दो भाई गोविंद मेहतानी और अजीत मेहतानी हैं। राजकिरण को बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। कॉलेज के दिनों से ही राजकिरण ने 26 साल की उम्र में बी.आर. इशारा की 1975 में आई फिल्म कागज की नाव से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन कमल हसन की पहली पत्नी सारिका थी। इस फिल्म से जुड़े एक किस्से को एक बार राजकिरण ने उस जमाने की पॉपुलर मैगजीन संडे को दिए एक इंटरव्यू में शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बी.आर. इशारा ने उन्हें करीब एक हफ्ते तक उनके साइलेंट सीन शूट कराते रहे थे, ताकि वो कैमरा फ्रेंडली होने के बाद ही डायलॉग बोले। और इस फिल्म में उनका पहला डायलॉग था, सवाल एक ही है, बस बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा। सवाल एक ही है सरिता, बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। भूल क्यों नहीं जाते इस सवाल। लेकिन किसे पता था कि ये डायलॉग ताउम्र उनके साथ बना रहने वाला था। राजकिरण अपनी इस पहली ही फिल्म से लोगों के जहन में बस गए थे। इस फिल्म के बाद 1977 में सोशल पॉलिटिक्स स्टार पर बनी फिल्म किस्सा कुर्सी का काफी विवादों में रही। इस फिल्म में इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी का खूब मजाक बनाया गया था, जिससे सत्ता में चल रही कांग्रेस पार्टी ने बैन लगा दिया था। देश में इमरजेंसी लगाने के बाद इस फिल्म की सारी प्रिंट्स और मास्टर प्रिंट्स को सेंसर बोर्ड के ऑफिस में जब्त कर लिया गया था। कुछ समय बाद इस फिल्म की प्रिंट्स चोरी कर ली गई, जिसे गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री ले जाकर जला दिया गया। फिल्म की रील्स जलाए जाने के बाद फिल्म मेकर्स कोर्ट पहुंचे, तो जांच में फिल्म रील्स जलाने के लिए संजय गांधी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर वी.सी. शुक्ला को दोषी पाया गया। और 11 महीने तक चले केस के बाद 27 फरवरी 1979 को संजय गांधी और वी.सी. शुक्ला को 2 साल 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि फैसला बाद में पलट दिया गया। इसके बाद राजकिरण फिल्म शिक्षा में नजर आए, लेकिन साल 1980 वो साल था जब उनकी एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 फिल्म रिलीज हुई थी। बम्बई का महाराजा, मान अभिमान, मनोकामना, नजराना प्यार का, साजन मेरे और मैं साजन की, और ये कैसा इंसाफ, ये सभी फिल्में 1980 में रिलीज हुई, जिसमें से ज्यादातर फिल्में हिट रही। इसी साल राजकिरण ऋषि कपूर, टीना मुनीम और सिमी गरेवाल के साथ फिल्म कर्ज में नजर आए, और इसी फिल्म से राजकिरण को दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। आज भी जब इनका जिक्र होता है तो कर्ज फिल्म के नाम से ही होता है। वाह, बहुत खूब। गामनी,
जानती हो जो धुन है ना मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद 1982 में महेश भट्ट और परवीन बॉबी के अफेयर के आधार पर बनी फिल्म अर्थ में राज किरण, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ नजर आए। इस फिल्म के गाने झुके झुकी सी नजर और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आज भी सदाबहार गाने बने हुए हैं। ये झुकी सी नजर बेकरार। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उस समय इस फिल्म ने लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं प्रकाश झा की फिल्म हिप हिप हुर्रे, जिसमें पहले अनिल कपूर को लिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश अनिल कपूर ने इनकार कर दिया और इस फिल्म में राज किरण को लिया गया, जिसमें इन्होंने फुटबॉल कोच की भूमिका निभाकर दीप्ति नवल के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाकर फिर एक बार अपने हुनर का बेहतरीन नमूना पेश किया। राज किरण एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने लीड रोल के साथ साथ सपोर्टिंग रोल भी निभाए, जैसे फिल्म घर एक मंदिर, मजदूर, घर हो तो ऐसा में सपोर्टिंग रोल निभाए। लेकिन इन फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने के बाद राज किरण को लीड रोल मिलना बंद हो गए। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल दिए जाने लगे, जिसके बाद वो परेशान रहने लगे। उन्होंने उस वक्त सोच लिया था या तो वो फिल्मों में कुछ अच्छा करेंगे या फिर फिल्मी करियर छोड़ देंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। ये सब बातें उन्होंने उस वक्त ही संडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कही थी, लेकिन ऐसा हो न सका और धीरे धीरे साइड रोल करते करते उनकी पहचान खत्म होने लगी। जो कभी हीरो के रोल किया करते थे, उन्हें 80 के दशक के बाद हीरो के भाई, दोस्त, विलन के रोल मिलने लगे और यही चीज उन्हें खलती रही, उन्हें अंदर से खोखला करती रही, जिसके कारण वो फिल्मी दुनिया से दूरी बनाते चले गए। लेकिन 90 के दशक में न्यूज़पेपर में छपी एक खबर ने सबको चौंका दिया था। खबर थी कि राज किरण ने चोरी छिपे बेंगलोर के व्हाइटफील्ड के एक आश्रम में घुसने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें 1 महीने तक बेंगलोर की सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया। इसके पीछे का कारण ये था कि जब उन्हें फिल्मों में लगातार असफलता मिल रही थी, तभी उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके कारण वो मुंबई को छोड़कर बेंगलोर के आश्रम में रहना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आश्रम में घुसने की कोशिश की थी, तो उन्हें आश्रम के गार्ड्स ने पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके चलते उन्हें जेल हुई। लेकिन जब उनके पिता को ये सब बातें पता लगी तो उनके पिता ने उन्हें बेल दिलवाई। इसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू में मदद की गुहार लगाई। उस समय उस खबर की हेडलाइन थी कि मुझे जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। इस इंटरव्यू में उन्होंने आश्रम में घुसने वाली बात से जुड़ा किस्सा भी बताया, जिस पर उन्होंने कहा कि लोगों ने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया था, जिसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने जो जेल में रहकर बर्दाश्त किया, वो ट्रॉमा आप महसूस नहीं कर सकते जब आपसे कहा जाए कि आपको बेल नहीं मिलेगी। मैंने वहाँ 34 दिन बिताए, जो कि बहुत ही डरावने थे। जेल से छूटने के बाद वो काम की तलाश में अमेरिका जाकर बस गए। कुछ साल उन्होंने वहीं गुजारे, लेकिन कोर्ट में चल रहे केस के कारण उन्हें वहाँ भी नौकरी से निकाल दिया गया और जब अमेरिका में गुजारा करना मुश्किल हुआ तो वो वापस भारत आ गए। इसके बारे में भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमेरिका में छोटे मोटे काम करके मैं काफ़ी खुश था और ये इंटरव्यू उनका लास्ट इंटरव्यू था, जिसके बाद वो गुमनामी में रहने लगे। किसी ने कभी उनकी तरफ मदद के हाथ नहीं बढ़ाए, ना ही फिल्म इंडस्ट्री ने और ना ही उनके परिवार ने, और ना ही कभी उनकी खबर लेने की कोशिश की। लेकिन जब काफ़ी दिनों तक राज किरण की कोई खबर नहीं आई तो उनके दोस्तों ने पूछताछ करना शुरू कर दिया। इन लोगों में ऋषि कपूर और दीप्ति नवल शामिल थे। कई दिनों तक तलाशने के बाद लोगों ने ये मान लिया था कि अब राज किरण जिंदा नहीं है, लेकिन उन्हें तलाश करने वालों ने कभी हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद जब राज किरण पूरी तरह गुमनाम हो गए, तब उनकी को स्टार दीप्ति नवल ने फेसबुक के जरिए पोस्ट करके उनकी तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने पोस्ट किया कि वो अपने फिल्म वर्ल्ड के दोस्त ही तलाश कर रही हैं, जिनका नाम राज किरण है। हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं है। आखिरी बार सुना था कि वो न्यूयॉर्क में कैब चला रहे हैं। किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता चले तो इत्तला कीजिए। लेकिन इस पोस्ट के बाद भी राज किरण की कोई खबर नहीं मिल पाई। इस खबर के बाद ऋषि कपूर 2011 में न्यूयॉर्क गए। उन्हें लगा कि वो न्यूयॉर्क में होंगे। ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क पहुंचकर उनके भाई को कॉल किया और उनके बारे में पूछताछ की। उनके भाई ने ऋषि कपूर को बताया कि वो अटलांटा के पागल खाने में है, लेकिन इस पर ऋषि कपूर को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने राज किरण से बात करवाने को कहा। उनके भाई ने नंबर देने और बात कराने से इनकार कर दिया। ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क से आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनके भाई गोविंदा ने ये बताया कि वो जिंदा है तो ये जानकर सुकून मिला।
उन्होंने कहा कि वो मानसिक बीमारी के चलते एटलांटा के एक अस्पताल में हैं और वो वही काम करते हुए अपने इलाज का खर्च निकालते हैं। ऋषि कपूर ने उस वक्त कहा कि एक कामयाब एक्टर के बारे में ये जानकर बुरा लगा, लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा कि वो जिंदा है। लेकिन ऋषि कपूर के इस इंटरव्यू के बाद राजकिरण की बेटी ऋषिका ने उनकी पब्लिक स्टेटमेंट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एटलांटा में नहीं, वो कहाँ है और किस हाल में है ये पता लगाने की कोशिश जारी है। उनका परिवार आज भी उन्हें प्राइवेट डिटेक्टिव और न्यूयॉर्क पुलिस की मदद से उनकी तलाश कर रहे हैं। 2011 में जब ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने राजकिरण की तलाश शुरू की तो हर जगह उनकी चर्चा फिर से होने लगी, लेकिन उनके परिवार वालों ने ऋषि कपूर और दीप्ति नवल को राजकिरण और उनके पारिवारिक मामले से दूर रहने की हिदायत दी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी उन दोनों ने उनकी तलाश करना बंद कर दिया। 1997 के बाद से आज तक 27 साल बीत गए, लेकिन राजकिरण का कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। उनके सालों इंतजार के बाद उनकी पत्नी रूपा ने दूसरी शादी कर ली। वहीं उनकी बेटी ऋषिका एक ज्वेलरी डिजाइनर है जिसकी 2016 में शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एक सीधे साधे एक्टर राजकिरण की अनसुलझी अनकही कहानी। कहीं न कहीं ये भी बॉलीवुड राजनीति के शिकार हुए। बॉलीवुड की दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सीधे और नम्र स्वभाव वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में लोग चमकते सूरज को सलाम करते हैं। आज की पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे